आप देख रहे हैं सौदा आपका। सबसे पहले हमारा फोकस रहने वाला है कमोडिटी बाजार पर, लेकिन आपको बता दें आज होने वाली है एक नई लिस्टिंग। तो एसपी अपैरल की लिस्टिंग किस भाव पर होती है ये हम लेकर आएंगे। साथ ही में कमोडिटी बाजार के खुलते ही हमारे साथ जुड़ेंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट जो आपको देंगे कमाई के टिप्स। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर। सिमी भौमिक के साथ समझिए कि निफ्टी में आपको क्या करना चाहिए, क्या हो दमदार स्ट्रैटेजी निफ्टी में। छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं, ऊंची छलांग, स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। तलवलकर, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल और ज्योति लैब के मैनेजमेंट से होगी बात उनके Q1 के नतीजों पर। साथ ही मितेश ठक्कर और सुनीत बगड़िया के साथ एफएनओ बाजार में बनाई स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से। और आपके शेयरों पर प्रकाश काबा की फटाफट सलाह 10:57 से। तो ये सारा एक्शन मेरे साथ, लेकिन सबसे पहले हम रुख करने वाले हैं कमोडिटी बाजारों का। सोने में दिख रही है तेजी, हालांकि ग्लोबल मार्केट में फिर से इसकी कीमतों में गिरावट आने की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल भारत में सोने की डिमांड में भारी कमी देखने को मिल रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक अप्रैल जून के दौरान सोने की मांग करीब 18% गिर गई है और इस दौरान ज्वेलरी की डिमांड में 20% की गिरावट आई है, जबकि सोने की निवेश मांग 12% घट गई है। WGC के मुताबिक जनवरी से जून तक यानी इस साल की ये पहली छमाही में भारत में सोने का इंपोर्ट करीब 38% गिर गया है। इस बीच अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बाद यानी दिसंबर तक ब्याज दरें बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में सोना बेहद एक रेंज बाउंड ट्रेड में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर इसे कंपेयर किया जाए चांदी से, तो चांदी हल्की मजबूती आधे % की दिखा रही है। और अगर बात कुछ कच्चे तेल की हम करें तो ओपेक में कच्चे तेल का प्रोडक्शन कम करने को लेकर आ रही अटकलों के बीच इसकी कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिलने लगी है। ब्रेंट का दाम $46 के पार चला गया है। हालांकि आज अगर करेंसी मार्केट पर नजर डालें तो डॉलर के मुकाबले में आज हल्की रिकवरी हुई है। ऐसे में देखते हैं आज घरेलू कमोडिटी बाजार किन लेवल्स पर खुलते हैं। कुछ ही देर में खुलने वाले कमोडिटी बाजार और हमारी नजर आएगी सोने, चांदी, क्रूड, साथ ही नेचुरल गैस में भी हम जबरदस्त उतार चढ़ाव देख रहे हैं। इसमें आपको क्या करना चाहिए जिस तरह से मॉनसून आगे बढ़ रहा है, एग्री कमोडिटीज में इसका असर। लेकिन फिलहाल आपकी स्क्रीन पर एसपी अपैरल्स की लिस्टिंग भी होने वाली है। आज ये डेब्यू करने वाला है एसपी अपैरल्स शेयर बाजार में। देखते हैं किन लेवल्स पर होती है इसकी शुरुआत। इसके आईपीओ का प्राइस लाइन 258 और एसपी अपैरल लिस्ट हो गया है। देखते हैं किन लेवल्स पर होती है इसकी लिस्टिंग। प्राइस बैंड 258-268 रुपए पर शेयर का था। बेसिकली ये एक बच्चों के कपड़ों का ब्रांड है, क्रोकोडाइल इसकी पेरेंट कंपनी। और एसपी अपैरल्स अच्छी लिस्टिंग, मजबूत लिस्टिंग, 8% ऊपर है अभी लिस्टिंग के साथ ही अच्छे गेंस देता हुआ यहाँ पर 289.75 का भाव। शानदार लिस्टिंग यहाँ पर दिख रही है एसपी अपैरल्स की। अब रुक करते कमोडिटी बाजारों का। खुल चुके हैं भारतीय कमोडिटी बाजार। सबसे पहले सोना आपकी स्क्रीन पर 31,210, 117 रुपए की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। तो सोने में लाल निशान के साथ शुरुआत हो रही है। चांदी का एक चेक लेते हैं, चांदी में किस तरह की गतिविधि है। चांदी भी 167 रुपए कमजोर, 46,588 रुपए के साथ शुरुआत करते हुए। तो सोना और चांदी दोनों ही कमजोर शुरुआत कर रहा है आज के बाजार में। लेकिन क्रूड में मजबूती, 2,936 का भाव 24 रुपए की तेजी के साथ खुल रहा है क्रूड MCX। नेचुरल गैस में हम दबाव यहां पर देख रहे हैं 170 के आसपास नेचुरल गैस दबाव के साथ खुलते हुए। बेस मेटल्स में कॉपर में दबाव 322 रुपए 80 पैसे के साथ शुरुआत हो रही है लाल निशान पर। निकल भी लाल निशान पर शुरुआत करते हुए 712 रुपए। जिंक 151 रुपए 70 पैसे के साथ। पूरे बेस मेटल्स में हम दबाव देख रहे हैं। एल्यूमिनियम भी देखिए दबाव को ही फॉलो कर रहा है और लेड भी लाल निशान के साथ शुरुआत होते हुए। तो बेस मेटल्स में दबाव है। गोल्ड और सिल्वर दबाव के साथ खुल रहे। एक चेक एग्री का। सोया ऑयल की शुरुआत तो अच्छी हरे निशान पर 638 रुपए, 4.5 रुपए की मजबूती सोयल NCDX दिखा रहा है अभी फिलहाल खुलते के साथ। CPO 542 रुपए 20 पैसे के साथ खुल रहा है।
मजबूत शुरुआत क्रूड पाम ऑयल की भी और सोयाबीन में भी मजबूती का ही रुख नजर आ रहा है। सरसों अभी खुला 4,839 के भाव यहां पर देखने को मिल रहे हैं। जीरे में मजबूती है लेकिन हल्दी है कमजोर। तो आपको क्या करना चाहिए आज कमोडिटी बाजार में? मेरे साथ हैं निर्मल बंग कमोडिटीज के कुणाल शाह और जियो फिनकॉम ट्रेड की विनीता आडवाणी। आप दोनों का ही स्वागत है। कुणाल, भारत में गोल्ड की मांग काफी कमजोर हो गई है, WGC भी इस तरफ इशारा कर रहा है। साथ ही नवंबर के बाद अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का भी अनुमान है। ऐसे में अभी आप सोने पर क्या कॉल देना चाहेंगे? क्या नजरिया है आपका सोने पर? जैसे यूएस स्टॉक मार्केट्स डे बाय डे नए हाई बना रहे हैं और इकोनॉमिक डेटा अच्छा आ रहे हैं, वो दिखते हुए और इंडिया की डिमांड स्लाइक रहने के कारण गोल्ड में और थोड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। मौजूदा स्तरों से बिकॉली करनी चाहिए और मुझे लग रहा है कि और इंट्राडे जाते हुए लास्ट दिन में आज और आपको सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है गोल्ड में। ओके, सो गोल्ड में एक सेलिंग प्रेशर कुणाल देख रहे हैं, लेकिन चांदी को हम देखते हैं अक्सर सोने के मुकाबले यहां पर मजबूती देखने को मिलती रहती है। हालांकि आज चांदी की शुरुआत दबाव के साथ हुई है। तो जब आप गोल्ड और सिल्वर दोनों को रखते हैं तो सिल्वर में आप क्या करने की अभी सलाह देंगे? आज $20 से थोड़ा सा नीचे है सिल्वर और आज भारतीय बाजारों में भी दबाव के साथ ही शुरुआत हुई है। सिल्वर भी मुझे वीक लग रहा है। सिल्वर भी लास्ट अगर आप 4-5 दिन से देखेंगे तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड भले भी कितना बुलिश है, और शॉर्ट टर्म में एक बार सिल्वर 46, 45, 500 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो सिल्वर में भी बिकवाली करके काम करना चाहिए। ओके, सोने और चांदी दोनों में बिकवाली, दोनों ही आज प्रेशर जोन में नजर आ रहे हैं। दबाव के साथ दोनों ने ही शुरुआत की है, लेकिन कच्चा तेल कुणाल आज गतिविधि दिखा रहा है, ऊपर की तरफ तेजी दिख रही है। यहाँ पर आपकी सलाह? जी, कच्चे तेल में भी तेजी करनी चाहिए क्योंकि सऊदी अरेबिया कुछ मेजर्स लेने की बात कर रहा है और उसको छोड़ते हुए भी फंडामेंटल्स भी तेजी के। यूएस का प्रोडक्शन और गिरते जा रहा है, तो कच्चा तेल भी आपको 3,050 के टारगेट्स के लिए बाइंग करना चाहिए। 2850 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, सो कच्चे तेल में खरीद की सलाह आपको देना है कुणाल। विनीता जी, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? एग्री में आज खाने के तेलों में जो हमने तेजी देखी है, मुझे लगता है वो तेजी और बरकरार रहेगी क्योंकि मलेशिया में जिस हिसाब से हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव देखा है और थैंक्स टू मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड का जो एक बुलिश डेटा आया है जिसमें क्लियरली बताया गया है कि स्टॉक प्राइस नीचे आ रहे हैं क्योंकि डिमांड बहुत ही बढ़िया और एक्सपोर्ट बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। तो खाने के तेलों में जो तेजी है वो बरकरार रहेगी, स्पेशली पाम तेल जो हमें यहाँ से और 1% का अपमूव दे सकता है क्योंकि ओवरऑल डिमांड भी बहुत अच्छा है डोमेस्टिकली। तो दोनों खाने के तेलों में कम से कम एक और अपमूव दिखता है। सितंबर पाम ऑयल यहाँ से 535 टू एन एक्सटेंडेड टारगेट 540 तक जाता हुआ दिखता है। सिमिलरली सोया तेल की भी अगर बात करें तो ओवरऑल 650 के इसके एक लक्ष्य रहेंगे आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में। ऑल्दो कल आज फ्राइडे है और आज यूएसडी का डेटा है विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द ऑयल, तो उसको थोड़ा बहुत ध्यान जरूर रखेंगे, पर ओवरऑल अभी भी तेजी बरकरार रखती है। ओके, और खाने का तेल आपको बाय के लिए पसंद आ रहा है। क्रूड पाम ऑयल और सोया तेल में खरीद की सलाह विनीता आपको दे रही है। कुणाल, चीन के खराब आंकड़ों का असर आज बेस मेटल्स की ओपनिंग पर नजर आ रहा है, दबाव के साथ खुले। क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए बेस मेटल्स में? जी, मुझे लग रहा है ये नंबर्स देख के मेनली फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट के नंबर्स बहुत खराब आए हैं, तो आपको ऑयल में एक अच्छी गिरावट अपना मेटल्स में अच्छी गिरावट देखने मिल सकती है। कॉपर आप 324 में बेच सकते हैं, डाउन साइड में 317, 318 का टारगेट आना चाहिए। ओके, सो कॉपर में आप सलाह दे रहे थे, लेकिन करेंसी मार्केट पर आपका व्यू क्या बन रहा है? हल्की सी रिकवरी आज रुपया जरूर दिखा रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ? जी, रुपये में भी USD/INR सेल करके ही काम करना चाहिए। नीचे में 60 तक के लेवल्स आपको फ्यूचर में देखने मिल सकता है। शुक्रिया कुणाल और विनीता, आप दोनों का। आपने सुबह सुबह वक्त निकाला, हमारे शो में शामिल हुए और सुबह आपने ये भी सलाह दी कि किस तरह की स्ट्रैटेजी आज रखिए। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स आपको सलाह देते रहेंगे कि क्या करना चाहिए आपको। सौदा आपका में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप ही के फायदे की बात, जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही सिमी भौमिक जुड़ने वाली हमारे साथ, समझेंगे कि निफ्टी में क्या ट्रेड लेना चाहिए आपको।
बाजार में आज जबरदस्त अप मूव देख रहे हैं। हम बाजार की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बाजार के मूड में आपके लिए वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको हो सकती है जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। सुमित जैन डेस्टिमनी सिक्योरिटीज के आपको सलाह दे रहे हैं येस बैंक को खरीदने की। इंट्राडे के लिए लक्ष्य 1299 का देख रहे हैं। स्टॉप लॉस 1273 पे जरूर लगाएं और येस बैंक खरीदें इंट्राडे के लिए। यह है सुमित जैन का आपके लिए तत्काल ट्रेड आइडिया। और बाजार में आज हम देख रहे हैं अच्छा अप मूव। आजादी के पहले ही सेंसेक्स जो है नई ऊंचाइयां छूने की कोशिश में 265 अंकों की मजबूती के साथ यहां कारोबार। निफ्टी में भी 74 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। मिड कैप 92 अंकों का अप मूव दिखा रहा है, तो वहीं बैंक निफ्टी 150 पॉइंट से ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ सेटल हो रहा है। 1016 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं। 455 शेयरों में दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। और बाजार में सपोर्ट कहां से आ रहा है देखते हैं। बढ़ने वाले शेयर कौन से हैं। वेदांता, केन इंडिया, हिंडाल्को, येस बैंक में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक भी आज बढ़ने वाले शेयरों में शामिल हैं। M&M, टाटा स्टील, रिलायंस, HDFC, एशियन पेंट्स में भी 1% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। हिंडाल्को, येस बैंक भी फ्रंट रनर में आज शामिल है। दबाव आ रहा है ग्रासिम से, BPCL, बॉश और टाटा पावर, ये कुछ काउंटर्स है जहां दबाव है। सौदा आपका में मेरे साथ हैं SimiBhowmic.com की सिमी भौमिक। सिमी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में अभी आप क्या ट्रेड लेना चाहेंगे? एक लॉन्ग वीकेंड की तैयारी है, 75 अंकों की मजबूती यहां दिख रही है। प्रियंका, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि निफ्टी में जो कल फैगन में जो स्ट्रेंथ दिखा था, जो शॉर्ट कवरिंग था, वो आज भी मेंटेन किया है निफ्टी। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पर करंटली निफ्टी जहां पे है, यहाँ से मेजर रेजिस्टेंस एरिया बहुत नजदीक है। 8667 के आसपास निफ्टी अभी है और मेरे ख्याल से 8680, 8690 का रेंज निफ्टी के लिए क्रॉस करना मुश्किल हो सकता है इस रैली में। और हालांकि आज स्टेट बैंक इस सब का रिजल्ट भी है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का रहने के लिए कहूंगी। अगर मार्केट निफ्टी क्लोजिंग पर 8680, 8690 के ऊपर जाके क्लोज करता है तो लॉन्ग पोजीशंस लेके कैरी किया जा सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। पर करंटली मैं यहाँ पे मतलब इंट्राडे के लिए 8667, 65 के आसपास कोई लॉन्ग नहीं जाना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैंने जो कल से मेरे क्लाइंटों को जो कैरी करवाया था, मैंने एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करने का सलाह दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी के लिए उस रेंज को क्रॉस करना मुश्किल साबित हो सकता है। और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनंत गवांडे, CFO तलवलकर के नतीजे पेश किए हैं इस कंपनी ने। और मिस्टर गवांडे, स्वागत है आपका। वैसे और सारे क्वार्टर्स के मुकाबले ये थोड़ा सा ठंडा क्वार्टर रहा है, एक तरह से ठीक ठाक कहेंगे। योगा से मदद मिल रही है आपके बिजनेस में या ट्रेडिशनल जिम परफॉर्म कर रहा है? लोग किस तरफ ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं? 3 चीजों में हमें हेल्प की है। एक तो जुम्बा, योगा, न्यू फॉर्म और रिड्यूस, जो हमारे वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स है वेट लॉस के लिए, डांस और एरोबिक के लिए और योगा के लिए, उन्होंने हेल्प किए। उसके अलावा हमने देखा कि हमारी जो श्रीलंका की सब्सिडियरी है जॉइंट वेंचर, उसकी वजह से हमारी मार्जिन करीबन 2 से 2.5% बढ़ी हुई है। बिकॉज उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है, बिड्डा मार्जिन, वो थोड़ी से हमारे से ज़्यादा है। तो जब कंबाइन की जाती है तो वो मार्जिन हमें ज़्यादा प्रॉफिट देती है। अप्रैल में जून ये सबड्यूड क्वार्टर रहता है। साल का जो प्रॉफिट होता है उसका 10% से भी कम प्रॉफिट ये क्वार्टर में आता है। सो अभी जो क्वार्टर है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये बहुत बड़ा क्वार्टर होता है। पहले 10 दिन का जो हमारा अंदाज़ा है मेंबरशिप पैटर्न का, उससे लग रहा है कि ये अच्छा क्वार्टर होने वाला है। मानसून भी अच्छी हुई है। सो जो 88 टाउन्स में हम हैं शहरों में, वहाँ सब शहरों में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो सेम स्टोर सेल्स कैसी रही हैं आपके लिए? और आप जैसा बता रहे मेंबरशिप में आप एक बढ़त देख रहे हैं, तो FY17 गोइंग फॉरवर्ड कैसा लग रहा है? सेम स्टोर सेल्स की बढ़त फर्स्ट क्वार्टर में 7.5% के आसपास थी। हमें लगता है कि ये क्वार्टर में कॉम्बिनेशन जो है दोनों का, वॉल्यूम और वैल्यू का, प्लस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का जो आता है, उसकी वजह से
8 से 10% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए। सेकेंड हाफ में हमेशा हम लोग नए जिम्स खोलते हैं, तो हमें लगता है कि जो हमारी ट्रेंड है अभी तक 4-5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ की, वो हम लोग को करनी चाहिए ये साल। मॉनसून की वजह से डिस्क्रिशनरी इनकम भी बढ़ जाता है बीच वाले टाउन्स में। आप गुंटूर पकड़िए या तो भोपाल पकड़िए, वहाँ का बिजनेस ज़्यादा फैल जाता है, उसमें से ज़्यादा मदद मिलती है और वैल्यूएडेड प्रोडक्ट में भी उसमें एड आ जाती है। तो क्या मिस्टर गवर्नर, इस क्वार्टर में आपने कुछ नए स्टोर्स ऐड किए हैं या फिर अब आप इस कमिंग क्वार्टर में करने वाले हैं? क्या पिछले क्वार्टर में हमने देखे कुछ नए जिम्स ऐड होते? थोड़े से किए थे हम लोग, ज्यादा फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में स्टोर्स ऐड करते नहीं है, बिकॉज समर हीट और बाकी मॉनसून की वजह से ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है मेंबरशिप रिन्यूअल का, वो ज्यादा करते हैं। यूजुअली नए जिम्स और नए स्टोर्स की ओपनिंग अक्टूबर से मार्च में, ये 6 महीने में होती है ज्यादा। ट्रेडिशनली वो जनवरी और मार्च में सबसे ज्यादा होती है, सबसे बड़ी होती है। सो एक बार सितंबर में स्कीम क्लोज हो जाने के बाद हम लोग स्टोर ओपनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करने लगेंगे। शुक्रिया। आनंद गवन थे हमारे साथ, CFO थे तलवलकर के, और बता रहे थे कि कैसा रहा है ये क्वार्टर इनका, लेकिन जुलाई में अभी तक ही ये मेंबरशिप काउंट में बढ़त देख रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद सिमी जुड़ी हुई है, सिमी से समझेंगे उनकी ट्रेडिंग टिप्स, कहाँ है नजर उनकी बाजारों में। बाजार में हम देख रहे हैं बढ़त, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में है। मिड कैप और बैंक निफ्टी भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। मेरे साथ हैं सिमी भौमिक। सिमी, बाजार के इस अच्छे मूड को देखते हुए आपकी नजर किन स्टॉक्स पर है? प्रियंका, मेरे दो स्टॉक मैंने रेकमेंड किया है मेरे क्लाइंटों को, और मैं यहाँ पे भी सजेस्ट करना चाहूँगी। एक तो रहा वोल्टास, जो कल से ही अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। आज भी सुबह ऊपर गया था, अब थोड़ा सा सुस्ती में है, पर मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम जो इसने एक्वायर किया है ये मेंटेन होगा। 357 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के मैं एक पोजीशन सजेस्ट करूँगी जो कैरी करने लायक है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए या नेक्स्ट वीक के लिए। मेरा टारगेट 368, 371, 75 का होगा। इनफैक्ट वोल्टास इस फॉल से पहले 375 तक का एक हाई बनाया था, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस रैली में ये वो हाई तक टेस्ट करेगा, वो हाई तक जाएगा। दूसरा स्टॉक होगा मेरा HPCL। हालांकि टेक्निकली कल का ट्रेडिंग सेशन में कोई अच्छा रैली या रिकवरी नहीं देखा गया था, पर जो भी है 1200-1190 के आसपास मैं सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो कि होल्ड कर सकता है। इस स्टॉक को खरीद कर ले जाना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। मेरा इंट्राडे का स्टॉप लॉस होगा 1190, और अगर नेक्स्ट वीक के लिए लेके होल्ड करना है तो 1175 का स्टॉप लॉस के साथ इसको कैरी किया जा सकता है, जिसका टारगेट 1255, 1270 एंड 1290 होगा। ये इतना सा रैली शायद हम नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल सकता है। HPCL में मुझे लगता है कि मोमेंटम आने वाला है। ये दो स्टॉक मेरे क्लाइंटों के लिए है और दर्शकों के लिए भी है, दोनों ही लॉन्ग ट्रेड्स हैं। ओके, वोल्टास और HPCL दोनों में बाय की सलाह सिमी की तरफ से। शुक्रिया सिमी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए सुबह सुबह। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहीं पर, और ब्रेक के बाद FNO बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। ट्रेडर्स हॉटलाइन में मेरी सहयोगी हर्षदा सावंत के साथ जुड़ने वाले हैं नितेश शक्कर और सुमीर पकड़िया। मजबूत ग्लोबल संकेतों से बाजार ने लगाई दौड़। सेंसेक्स 250 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा। निफ्टी 8650 के ऊपर, बैंक निफ्टी में शानदार तेजी। निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल एक्सिस बैंक और येस बैंक के शेयर, दोनों में 2% से ज्यादा की मजबूती। तिमाही रिव्यू में MSCI ने दोनों शेयरों को बढ़ाया वेटेज। AB नोवो के ग्रासिम में विलय का साइड इफेक्ट शेयरों पर। AB नोवो करीब 18% टूटा तो ग्रासिम में 1.5% की गिरावट। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे आज। मुनाफे में 32% की गिरावट की आशंका। ग्रॉस NPA 7% के नीचे रहा तो होगा पॉजिटिव।
और फार्मा कंपनियों के लिए आज का दिन अहम। सन फार्मा के मुनाफे में करीब 4 गुना का उछाल संभव। आय भी 20% बढ़ने की उम्मीद। सिप्ला, ग्लेनमार्क और डीबी लैब के नतीजों पर भी रहेगी नजर। और आज आएंगे जून आईआईपी के आंकड़े। जून में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़कर 2% होने का अनुमान। मैन्युफैक्चरिंग से मिलेगा सहारा। जुलाई में रिटेल महंगाई बढ़ने की आशंका। पहले सेंसेक्स और निफ्टी की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर आज हमने देखा है एक उछाल देखने को मिला है। ग्लोबल मार्केट से एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट को मिलता हुआ और उसी तर्ज पर बाजार में अच्छी रौनक बनती हुई दिखाई दे रही है। 8668 के लेवल साफ देखने को मिल रहे हैं निफ्टी पर। आप देखेंगे आज की जो खरीदारी है वो चौतरफा दिखाई दे रही है। मिड कैप इंडेक्स 100 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी में 138 अंकों की तेजी बनती हुई साफ दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल हमने देखा है मार्केट का जो मूड है वो काफी मजबूत, काफी यहां पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। याद रखिए एक लंबी वीकेंड के पहले ये काफी तगड़ा सत्र की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। अब यही देखना होगा कि क्या हम लेवल्स को होल्ड कर पाता है या नहीं। किन स्टॉक्स में ज्यादा एक्शन है तो आप देखेंगे हिंडाल्को 3.5% ऊपर है। बैंकिंग काउंटर्स में खास तौर से जो निजी बैंक है, येस बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये एक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम दिखा रहे हैं। एमएससीआई इंडेक्स में इनका वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा और उसी के बाद ये फिलहाल रुझान हमने देखा है काफी मजबूत ट्रेड का बनता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, आप देखिए दूसरे कौन से काउंटर्स हैं जहां पर आज एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। ऑटो में टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स का डीवीआर ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर 2 से 2.5% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। और काफी दिनों तक सुस्ती में रहे कैपिटल गुड शेयरों में भी बीएचईएल, एलएनटी जैसे स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा एक बहुत तगड़ा बाउंस बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल मूव मार्केट का जहां पर हमने देखा है स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन आज बिकवाली हो रही है बिरला ग्रुप कंपनियों में। ग्रासिम 1.5% नीचे। आदित्य बिरला नूवो में हमने देखा है भारी भरकम बिकवाली का दबाव। वो बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट हुआ लेकिन शायद ये शेयर धारकों को पसंद नहीं आ रही है। इसी पर एक बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं अनिल सिंघवी जो चेयरमैन है आइकन इन्वेस्टमेंट के। सिंघवी साहब स्वागत है आपका। इनफैक्ट काफी अरसे से बाजार इस रिस्ट्रक्चर्ड एंटिटी का इंतजार कर रहा था क्योंकि इतनी सारी खबरें बाजार में थी। अब ये जो फिलहाल तैयारी की गई है कि फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को अलग रखा जाएगा, हालांकि ये आप कह सकते हैं अब ग्रासिम की सब्सिडरी के तौर पर बाजार देख रहा है। ऑल इन ऑल क्या शेयर धारकों को ये इस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग पसंद आई है, क्योंकि मार्केट रिएक्शन वैसा तो नहीं है? आपने एक बात कही कि मार्केट बहुत दिनों से और निवेशक बहुत दिनों से एक रिस्ट्रक्चरिंग के इंतजार कर रहे थे। मेरे ख्याल से कोई भी हॉरर पिक्चर के इंतजार नहीं करता है, कोई लव स्टोरी के इंतजार करते हैं अगर करना होता है तो ये तो जो एक सिचुएशन पहले ग्रासिम की थी, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट था, ये उस सिचुएशन को और कंपाउंड कर दिया गया है। तो ये दोनों कंपनियां जो ग्रासिम और एबी नूवो दोनों अलग चल रही थी, काफी हद तक एबी नूवो के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत थी क्योंकि नीचे फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसका प्राइस डिस्कवरी होना था। पर ये जो स्कीम जो लेके आया कि इन दोनों को पकड़ के मर्ज कर दो और उसके ग्रासिम के नीचे अब 4 या 5 बड़ी लिस्टेड कंपनियां हो जाएगी, तो ग्रासिम का जो पहले से डिस्काउंट चल रहा था होल्डिंग कंपनी का, वो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट और बढ़ जाएगा। और दूसरा एबी नूवो को, तो आपने एक ऐसा काम किया कि न तो ग्रासिम शेयर होल्डर्स उसमें बहुत खुश हैं, न एबी नूवो शेयर होल्डर्स बहुत खुश हैं। और आपने जैसा बताया कि पिछले 5-7 दिन से जो मीडिया में जो चल रही थी और जो शेयर का प्राइस हो रहा था, मेरे हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब कल मीटिंग की थी तो उनके पास में मैं नहीं जस्टिफाई कर रहा हूं कि लीक बहुत अच्छा था, पर चूंकि लीक हो चुका था, काफी हद तक पता था ये रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है और उन्होंने भी देखा होगा मेरे हिसाब से कि काफी शेयर प्राइसेस दोनों कंपनियों के कम हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बोर्ड उसके बाद में क्या कर रहा था, किस चीज की वेट कर रहा था, किस चीज पे उन्होंने ताली बजाई कि बहुत अच्छी चीज है। तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से ग्रासिम के, पर्टिकुलर ग्रासिम के बोर्ड का, कि एक मैनेजमेंट एक स्ट्रक्चर लेके आता है दोनों कंपनियों का मैनेजमेंट कि आप मर्ज करो। तो किसकी डिजायर थी मर्ज करने की? मुझे नहीं लगता कि बोर्ड की डिजायर होगी कि दोनों कंपनियों को मर्ज करें। और अगर मैनेजमेंट की डिजायर थी तो फिर वो देखना चाहिए कि दोनों कंपनियां पिछले 4-5 दिन से जिस हिसाब से शेयर होल्डर्स ने उन दोनों कंपनियों की पिटाई की और शेयर्स बेचे हैं, तो क्या ये एक निवेशकों के लिए एक ये अच्छा मौका है इन्वेस्ट करने का? बिल्कुल नहीं। तो कहीं पे इस चीज में चूक हुई है। और मैं एक चीज और मानता हूं
कि सबसे बड़ा, और आई गिव ए फुल क्रेडिट टू आदित्य बिरला ग्रुप कि बहुत अच्छा नेक ग्रुप है, ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने शेयर होल्डर्स को कभी बहुत तकलीफ में डाला हो, पर ये जो एक्सरसाइज करके जो उनकी ग्रासिम की शेयर होल्डिंग 30 to 39% आ रही है, ये भी मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज नहीं है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का 30% का डाइल्यूशन होना और सिर्फ एक फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स मिलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और उसके साथ में आपने टेलीकॉम बिजनेस को ग्रासिम में लगा दिया। सबको पता है कि टेलीकॉम बिजनेस विल गो थ्रू अ ह्यूज चैलेंज फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, क्योंकि जियो आ रहा है सामने। तो इन चीजों के चलते हुए, और आपने अभी एक बहुत बड़ा सीमेंट का एक्विजिशन किया है जेपी के एसेट्स का, उन एसेट्स को आप अभी काम पे लेना है, उन पे प्रॉफिट बनाना है, और उसके बाद में ग्रासिम की री रेटिंग होती। तो व्हेन यू आर ऑलमोस्ट प्रेग्नेंट विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये रीस्ट्रक्चरिंग बहुत ही गलत है। और मेरे हिसाब से बोर्ड को वापस मिलकर एक बार विचार करना चाहिए कि क्या यही सबसे अच्छा रीस्ट्रक्चरिंग का फॉर्मूला है और हम कुछ और करें। और कल शायद आपने सुना होगा, कुमार मंगलम बिरला ने खुद ने बोला कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अगर आप खुद चेयरमैन आके बोलें कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो बेचारा आप एक आम निवेशक क्या उसमें कॉन्फिडेंस रखेगा और कैसे इन्वेस्ट करेगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये स्कीम इतनी आसानी से, क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को अभी भी अपना अप्रूवल देना है। अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की ओर से इसे रिजेक्ट किया जाता है, ऑफ कोर्स वो पूरी ग्रुप ढेर सारे निवेशकों से मिलेगी, बातचीत करेगी, अपना पक्ष समझाएंगे और परहैप्स इस स्ट्रक्चर को और बेहतर लाइट में रखने की कोशिश करेंगे। अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इसको रिजेक्ट करते हैं, अनिवार्य होगा इसको रिस्ट्रक्चर करना, फिर डील को रिस्ट्रक्चरिंग को दोबारा रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। नहीं, देखिए दो मुद्दे हैं इसमें, दो मुद्दे हैं। एक तो है कि आप यही स्कीम लेके जाएं शेयर होल्डर्स के पास में, पर आपने देखा है पिछले 5 दिनों से पहले लीक हो गई उसके हिसाब से, और आप आज जब अनाउंस हो गई उसके हिसाब से दोनों शेयरों का भाव कम हुआ है। तो अगर ये तो नहीं हो सकता है कि भाई ये बहुत अच्छी स्कीम थी और शेयर होल्डर बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं और निवेशक समझ नहीं पा रहे हैं, इसके लिए वो शेयर बेच रहे हैं, उतने तो वो बेवकूफ भी नहीं है। और दूसरी बात है, आप ये देखिए कि ग्रासिम की खुद की प्रमोटर की होल्डिंग 30% है और 70% बाहर के शेयर होल्डर हैं। मुझे बहुत पेन होता है जब उन शेयर होल्डर को बोला जाता है कि आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं। वो किस हिसाब से माइनॉरिटी शेयर होल्डर हुए? मेरे हिसाब से यहाँ प्रमोटर माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, क्योंकि उनके पास 30% और 70% बाहर है। जब अगर 70% वाले आदमी ना समझ सके इसको, तो मेरे ख्याल से 30% वाले जो है जिन्होंने प्रपोजल लाया है, उनको शायद एक बार वापस रिव्यू करना चाहिए कि हमारा प्रपोजल ठीक है कि नहीं है। क्योंकि 70% जो आप पिछले 4 दिनों से शेयर बेच रहे हैं, वो क्यों शेयर बेच रहे हैं? अगर बहुत अच्छा लगा तो क्यों एक आदमी के पास शेयर है और लेके उस शेयर को बेच रहा है? तो कहीं तो ये इंडिया में ये काम होना पड़ेगा कि सिर्फ ये नहीं होगा कि भाई प्रमोटर के पास शेयर्स हैं तो वो जो स्कीम लेके आए वो काम हो गया। इनफैक्ट एक मीडिया में ये सवाल पूछा गया था, आप ही के शायद इंग्लिश चैनल ने पूछा था कि भाई जब ये शेयर होल्डर्स को अगर लगता है कि पसंद नहीं तो आप ये क्यों लेके आए, और किसने ऐसा आपको बताया कि ये ऐसी स्कीम लानी चाहिए? तो बोला ये तो मैनेजमेंट का प्रेरोगेटिव है। मैनेजमेंट का प्रेरोगेटिव है कंपनीज के बिजनेसेस को एक्सपांड करने का और दूसरे लेने का, पर 2 बिजनेसेस जो आपके चल रहे हैं उनको मर्ज करने का मेरे हिसाब से ये प्रेरोगेटिव मैनेजमेंट का नहीं है, ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का है और आउटसाइड शेयर होल्डर्स का है। मैं कभी भी वर्ड माइनॉरिटी शेयर होल्डर नहीं यूज करता हूं उन प्रमोटर्स के लिए जिनकी होल्डिंग 50% से कम है, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो आपसे ज्यादा ओन करते हैं, तो माइनॉरिटी नहीं है। वो कलेक्टिव वॉइस जब बनती है तो मेजोरिटी वॉइस बनती है। इसमें मेरे ख्याल से मेजोरिटी वॉइस बनेगी। एक जो चिंता थी और जिसका मेंशन आपने भी किया कि अब आदित्य बिरला नुवो में ऑफकोर्स वो आइडिया का हिस्सा भी आएगा और या फिर ग्रासिम में वो आइडिया का हिस्सा आएगा, लेकिन कल भी इस पर विचार किया गया था और इनफैक्ट ये सवाल उठाया गया था। अब आइडिया को काफी तगड़े कैश की जरूरत होगी, कर्ज का बोझ भी है। हालांकि मैनेजमेंट ने कहा है कि ग्रासिम से वो जो कैश पड़ा है वो आइडिया में डाइवर्ट नहीं होगा, उसमें नहीं लगाया जाएगा। क्या वो वाकई में यकीन करना चाहिए? देखिए, 2 चीज है उसमें कि एक तो आइडिया अगर नुवो के पास में रहता एज ए सब्सिडी और एज ए एसोसिएट कंपनी ऑफ नुवो, तो डेफिनेटली आइडिया एज ए टेलीकॉम प्लेयर उनको जब बहुत बोरो करना पड़ेगा तो पेरेंट की गारंटी देनी पड़ती है। सब जगह ये काम है, बिकॉज आज के दिन पे टेलीकॉम कंपनियों को अपने बूते पे पैसा कम मिल रहा है, बिकॉज काफी ज्यादा हद तक बोरोइंग करने जा रहे हैं। तो नुवो की गारंटी से ग्रासिम की गारंटी हर हालत में ज्यादा अच्छी होगी। तो शायद ग्रासिम का खुद का पैसा ना लगे पर प्रमोटर गारंटी तो आएगी। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि भाई मैं इसके पीछे खड़ा हूं, इनमें जो भी बोरोइंग करेंगे वो मेरी जवाबदारी होगी। तो चाहे पहले आप पैसा खुद निकाल के दें या आप बैंकों को बोलें कि मैं गारंटर हूं तो काम होगा। पर मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा बहुत सिंपल है कि टेलको बिजनेस सबका कहना ही है। मुझे नहीं लगता कि बिरला साहब मेरे से असहमत होंगे इस चीज पे। अगले 12-15 महीने में सारे टेलको और पर्टिकुलरली आइडिया जिसको स्पेक्ट्रम खरीदना है
और 4G और डेटा के अंदर compete करना है, काफी हद तक उनको बहुत कैपेक्स की जरूरत होगी. बिजनेस विल गो थ्रू ए चैलेंज. आपने देखा होगा आइडिया का शेयर जो 170-80 रुपया था वो 90 रुपया हो गया. तो काफी हद तक इसका जब मुश्किल में आ रहा है तो आप इस चीज की रिस्ट्रक्शन करके क्यों ग्रासिम के उसमें डाल रहे हैं? ग्रासिम के शेयर होल्डर को तो कभी भी टेलीकॉम में इंटरेस्ट नहीं था, तभी उसने ग्रासिम का शेयर लिया, नहीं तो वो नुवो का शेयर लेता. तो आप उसको मिक्स कर लोगे तो ग्रासिम का शेयर होल्डर कहां जाएगा? उसको ये चीजें नहीं चाहिए, उसको टेलको नहीं चाहिए, उसको फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं चाहिए. आपने दोनों चीजें उसको दे दी. आपने बोला कि नहीं तुम नहीं समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है. वो तो जमाने गए. वो आज के दिन पे शेयर होल्डर को खुद को पता है उसको क्या चीज चाहिए, वो उसी चीज को खरीदेगा. और आपके पास में जो सारे लिस्टेड स्पेस में नीचे हैं, अल्ट्राटेक, आइडिया, नुवो, सभी चीज दिस फाइनेंशियल सर्विसेज, वो क्यों ग्रासिम लेगा? तो ये मुझे लगता है ये पूरी रिस्ट्रक्चरिंग जो है, मैं बहुत तक ये उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वापस बोर्ड का डिसीजन वापस डिबेट करिए. और काफी सारे एडवाइजर्स, आपने नाम बहुत सारे लगा दिए, सारे एडवाइजर्स हैं. मुझे नहीं लगता कि कोई एडवाइजर आके बड़ी अच्छी राय दे के गया है. वो सबने जो मैनेजमेंट ने प्रपोजल दिया उसकी हाँ में हाँ मिलाई है. तो ये एक बार मेरे हिसाब से इतनी बड़ी एक्सरसाइज है फ्रॉम सच ए गुड ग्रुप. आई वुड लाइक दैट कि एक बार ये रिकंसिडर करें और एक बड़ी मिसाल पेश करें इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में कि अगर कोई हमारे से गलती हुई है, चूक हुई है या शेयर होल्डर नहीं समझ पाए तो हम वापस अपने ड्राइंग बोर्ड पे जाके चेक करते हैं कि शायद हमसे भी कोई मिस्टेक हुई होगी. इसमें कोई बहुत ईगो या एरोगेंस नहीं होनी चाहिए. मिस्टेक सब जगह होती है, दुनिया भर में आप देखें मर्जर्स होते हैं, वापस डीमर्जर होते हैं, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं. तो शेयर होल्डर को वोट करने के पहले मैं मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट करूंगा एज ए माइनॉरिटी शेयर होल्डर का जो हम काम करते हैं उसके हिसाब से, एक बार आप वापस आपके ड्राइंग बोर्ड पे जाके देखिए कहां आपसे मिस्टेक हुई है, क्यों इतने शेयर होल्डर्स पिछले 4-5 दिन से इतने डेस्परेट होकर शेयर बेच रहे हैं. अगर स्कीम अच्छी थी तो क्यों बेचेंगे? आप पे विश्वास है, आपने काफी अच्छे हद तक काम किया है, फिर ये स्कीम ऐसी क्यों है जिसपे शेयर होल्डर्स इतने हताश होकर बेच रहे हैं? मेरा आखिरी सवाल फिर आपसे यही होगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स हताश हुए हैं और राइटली सो स्टॉक से निकल रहे हैं क्योंकि शायद उनको ये स्ट्रक्चर पसंद नहीं आ रहा है, ये वो बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी? या फिर अगर बोर्ड रिकंसिडर करने के लिए तैयार रहता है, वेट एंड वॉच करें कि मैनेजमेंट क्या दोबारा ड्राइंग बोर्ड पर जाने के लिए तैयार है तो होल्ड करें, या फिर इस समय जो एग्जिट कॉल लिया है वो सबसे सही कॉल है किसी निवेशक के लिए? देखिए, मैनेजमेंट जब तक ये कॉल करे तब तक अगर आपका शेयर का वैल्यू 10-15% और खत्म हो गया तो क्यों निवेशक वेट करेगा? तो मेरे हिसाब से तो मैनेजमेंट का कॉल 1-2 दिन 3 दिन में होना चाहिए, बहुत वेट नहीं करनी चाहिए. क्योंकि जब तक अगर बेचारे वो शेयर होल्डर के अगर 20-25% वैल्यू निकल गई तो उसने क्या किया? आज के दिन पे आप देखिए कि बहुत ज्यादा तो शेयर इंडिया के अंदर इतना ओवर प्राइसिंग है, शेयर सभी जगह लग रहा है कि वेरी रिच वैल्यूएशंस हैं, उसमें कौन इतना बड़ा एक रिस्क लेना चाहेगा कि मैं लेट मैनेजमेंट चेंज देयर माइंड इन नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स और उसके बाद में मैं देखूंगा वो क्या करता है. मुझे नहीं लगता कि आज के दिन का निवेशक जो है उसके पास में इतना पेशेंस है, जबकि आपकी स्कीम सबने. आप मुझे एक चीज बताइए, किसने, चाहे मीडिया ले लीजिए चाहे शेयर होल्डर्स ले लीजिए, किसने स्कीम की सराहना की कि स्कीम बहुत अच्छी है? किसी ने नहीं. बहुत बहुत तो एक भी कोई मिला नहीं जिसने बोला कि स्कीम बहुत अच्छी है. ट्रू, राइटली सेड सर. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. अनिल सिंघवी साफ कहते हुए कि बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आई है ये रिस्ट्रक्चरिंग और उसी का असर हम देख रहे हैं ग्रासिम, आदित्य बिरला नुवो जैसे शेयरों में. और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि शायद मैनेजमेंट को अगर एहसास हो कि ये रिस्ट्रक्चरिंग बाजार को पसंद नहीं आ रही है तो उन्हें ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना चाहिए. तब तक रिटेल निवेशक शायद इंतजार नहीं करेंगे और यहां से एग्जिट की पोजीशन लेते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं. हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे फोकस रहेगा एक नई लिस्टिंग पर. एसपी अपैरल्स ने आज अपनी पारी की शुरुआत की है. पी सुंदराजन कंपनी के सीएमडी हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद. और अब फोकस करते हैं आज की नई लिस्टिंग एसपी अपैरल्स पर. याद रखिए 268 का इशू प्राइस था और 285 के ऊपर वो लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी है. अब भी लगभग 289 के लेवल्स पर वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है. हमारे साथ है कंपनी के सीएमडी मिस्टर पी सुंदराजन. कांग्रेचुलेशन सर, एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग एंड लकीली द मार्केट्स हैव पुल्ड बैक आज के सत्र में. मैं आपसे अब जानना चाहूंगी, अब आप प्रोजेक्शंस दे सकते हैं कि किस तरह का रेवेन्यू प्रॉफिट फिगर निवेशकों को फोकस में रखना चाहिए जब आपकी कंपनी में उन्होंने पैसा लगा दिया है. क्या एक्सपेंशन प्लान है और रेवेन्यू प्रॉफिट के लिए आप क्या गाइड करेंगे इस फिस्कल में? थैंक यू फॉर द विशेस. It's been very successful listing today.
We have plans, with the objects of the IPO. The money what we raised is to go for backward integration with regard to increasing the spinning capacity, modernization and debottlenecking of the yarn production, as well as the knitting from yarn to fabric conversion. And a portion of the money raised, say 63 crores, will be used for retiring our high cost debts, and 28 crores will be used for expansion of our retail operations by way of opening about 70 stores, exclusive outlet stores across India. This is our plan. And with regard to the margins, yes, in 16 we have done a good performance, and we are very confident with the money what we have raised, and we will be able to improve the margins. We are very confident of improving the margins by way of increasing the efficiency, productivity efficiency, wastage control, improvement in consumption efficiency, and so on. We are very confident we will be able to sustain the same or even exceed the existing margin. That's our plan. Growth are you expected to deliver by the end of this fiscal, Mr. Sundararajan? Sorry? What kind of growth, be it in profit or revenue terms, will the company show at the end of this fiscal? Yes, currently we will be able to achieve the similar kind of growth rate, or even we are trying our best to improve much better growth than what we have achieved so far. We are very confident. Thank you for taking time out, sir, and all the very best on this debut. तो 268 की इशू प्राइस का शेयर अब 290 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है आज की नई लिस्टिंग। लेकिन बाजार में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर आपके लिए कॉल लेंगे हम। MitheshThakkar.com के मितेश ठक्कर और साथ ही वायदे बाजार पर हम बात कर रहे हैं सुमित बगाड़िया से। आप दोनों का ही स्वागत है। एक पुल बैक देखने को मिली है। इनफैक्ट कल तक तो बाजार में लोग यही कह रहे थे कि शायद 8500 को भी ब्रीच करेगा। सुमित, क्या वो बिकवाली की पोजीशन रिवर्स करना बेस्ट है? हाय, गुड मॉर्निंग हर्षदा। बिल्कुल एक बार आज का जो मूव देखने को मिला है उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि इमीडिएटली इंट्राडे में जो पहला पड़ाव बनेगा निफ्टी के ऊपर वो है 8690 लेवल्स का, और अगर एक बार 8690 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमको और भी तेजी देखने को मिलेगी 8730 लेवल तक। मार्केट कुछ वॉलेटाइल हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से, और आने वाले 2-4 दिन भी ऐसे वॉलेटिलिटी देखने मिलने वाली है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि इंट्राडे ट्रेड लेके काम करें मोस्टली ट्रेडर्स। इंट्राडे के लिए अगर प्रेजेंट लेवल से 20-30 पॉइंट की गिरावट आती है निफ्टी के अंदर तो 8580 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 8690 और 8730, ये दो लेवल्स ध्यान में रखें। चले, तो पुल बैक के साइन साफ दिखाई दे रहे हैं। मितेश, ऐसे पुल बैक में किन स्टॉक्स पर आप दाव लगाने के लिए तैयार हैं? क्या पोजीशन लेंगे स्टॉक्स में? जबकि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, हमने देखा कुछ स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स को क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन वहां पर दिख रहा है, तो बाइंग की काफी संभावना है उन स्टॉक्स में। जो पहला स्टॉक मेरी नजर में आया वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस, जिसने एक 535 के बड़े बैरियर को आज क्रॉस कर लिया है। तो वहां पर मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स पैसा लगा सकते हैं। इसको बाय करें 540 के आसपास, 525 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें, और पहला टारगेट 575 या 575 का होगा, और 600 की भी मैं उम्मीद कर रहा हूं। और दूसरा स्टॉक जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अच्छा हो सकता है वो है CESC, जो कि एक और फ्रेश स्विंग हाई बना के 50 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर 629 या 630 के स्टॉप लॉस के नीचे के साथ लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है, और टारगेट होगा शॉर्ट टर्म में 670 का। ओके, तो फिलहाल दो अपॉर्चुनिटीज जहां पर आप ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं, CSE 670 के टारगेट के लिए, और साथ ही LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी तेजी की पोजीशन बनती है। आज खरीदारी का मोड बाजार में दिख रहा है। लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ऑप्शंस में आपके लिए क्या बेस्ट रणनीति हो, सुमित बगाड़िया से जानेंगे ब्रेक के बाद। बाजार में आज रौनक है, अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्या आपने भी अग्रेसिव तेजी की पोजीशन लेनी चाहिए, ये जान लेते हैं। सुमित हमारे साथ है। सुमित, आपने कहा इनफैक्ट 8690 8700 के लिए निफ्टी में तेजी का कॉल वायदे में लिया जा सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन ट्रेडर के लिए आपने स्ट्रैटेजी सुझानी हो वो क्या रहेगी? देखिए अर्षदा, वोल्टास के अंदर हमने एक मूव देखा है, कल हमने एक अच्छा मूव देखा है, और आज एक फॉलो ऑन मूव हमको देखने को मिल रहा है। इस तरह का मूव देखते हुए ऐसा समझ में आ रहा है कि वोल्टास ऊपर में 380 तक के मूव दिखा सकते
सकता है। तो आई थिंक अगर प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से अगर किसी ने पोजीशन लेनी है तो फ्यूचर्स को नहीं सिलेक्ट करके एक बार ऑप्शंस को सिलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि वोल्टास को हमने अक्सर देखा है बहुत वोलेटाइल काउंटर है। तो 370 का कॉल हम लेने को सजेस्ट कर रहे हैं 6 से 6.5 रुपए के बीच में, जिसके आसपास अभी ये भाव चल रहा है वोल्टास के 370 कॉल का। स्टॉप लॉस रखना होगा 3 रुपए, यानी 3 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा वोल्टास के अंदर। और ऊपर में अगर हम जो मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो 375 380 के लेवल्स दिखाता है वोल्टास, तो ये 10 से 14 रुपए के भाव 2 से 3 दिनों में हो सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 3 रुपए से काम करें, 6 6.5 के बीच में लें और 10 से 14 रुपए का टारगेट मान के चलें। और कौन से स्टॉक्स में आपको लग रहा है मौका है इस ऑप्शन ट्रेड के अलावा? ऐसा लगता है कि आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए 2 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, ओएनजीसी और कोल इंडिया। पहला स्टॉक ओएनजीसी है। ओएनजीसी ने बहुत दिनों के बाद 230 के ऊपर का मूव दिखाया है और कल हमने बिग वॉल्यूम्स इसके अंदर मूव देखा है। तो ऐसा लगता है कि ओएनजीसी के अंदर ये मूव एक्सटेंड होगा और आने वाले अगले हफ्ते के अंदर हमको 245 से 250 तक का मूव देखने को मिल सकता है। प्रेजेंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ से 2-3 रुपए की गिरावट आती है तो अच्छा बाय बनेगा। 224 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 245 और 250 के टारगेट 3 से 4 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ जो दूसरा स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया ने भी ऊपर में अच्छा मूव दिखाया है और लास्ट कुछ दिनों से हमें तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। प्रेजेंट लेवल पे 333 स्टॉप लॉस से बाय करें कोल इंडिया को। ऊपर में इमीडिएट पहला पड़ाव 348 जो कि इंट्राडे में भी हो सकता है और अगर वो लेवल क्रॉस करता है तो हमको 360 तक का मूव देखने को मिल सकता है। 348 से 360 तक का मूव 3 से 4 दिनों में देखने को मिल सकता है। प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करें, 333 का स्टॉप लॉस। चलिए, तो ये फिलहाल स्ट्रैटेजी जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। तेजी की पोजीशन बाजार में है आज, तो उसी के साथ आप जाएं और खरीदारी करें वो चुनिंदा काउंटर्स में। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित और मितेश, आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर दर्शकों के लिए ये स्ट्रैटेजी सामने रखने के लिए। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। बाजार में रौनक बनी हुई है और यहां से आगे आपकी क्या रणनीति हो, इस पर प्रियंका संभव लेकर आएंगे आपके सारे शेयरों पर फटाफट सलाह प्रकाश काबा के साथ। तो बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। मजबूत ग्लोबल संकेतों से बाजार ने लगाई दौड़। सेंसेक्स 250 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा। निफ्टी 8,650 के ऊपर। बैंक निफ्टी में शानदार तेजी। निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल एक्सिस और येस बैंक, दोनों शेयरों में 2% से ज्यादा की मजबूती। तिमाही रिव्यू में एमएससीआई ने दोनों शेयरों का बढ़ाया वेटेज। एबी नूवो के ग्रासिम में विलय का साइड इफेक्ट शेयरों पर। एबी नूवो करीब 18% तक टूटा, ग्रासिम करीब 1.5% नीचे। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के नतीजे आज। मुनाफे में 32% की गिरावट की आशंका। ग्रॉस एनपीए 7% के नीचे रहा तो होगा पॉजिटिव। फार्मा कंपनियों के लिए भी आज का दिन अहम। सन फार्मा के मुनाफे में करीब 4 गुना का उछाल संभव। आय भी 20% बढ़ने की उम्मीद। सिप्ला, ग्लेनमार्क और डीवीज लैब के नतीजों पर भी रहेगी नजर। और आज आएंगे जून आईआईपी के आंकड़े। जून में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़कर 2% होने का अनुमान। मैन्युफैक्चरिंग से मिलेगा सहारा। जुलाई में रिटेल महंगाई बढ़ने की आशंका। और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में हम बढ़त पर कारोबार देख रहे हैं। सेंसेक्स में करीब 268 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। हरे निशान पर सेंसेक्स। निफ्टी में भी हरियाली ही है। 73 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप और बैंक निफ्टी का पूरा सपोर्ट बाजारों को मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट में एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है। मेरे साथ हैं पीटीसी इंडिया के सीएमडी दीपक अमिताभ। दीपक जी, स्वागत है आपका। और पहले तो कंग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी, अच्छे सेट ऑफ नंबर्स इस क्वार्टर में नजर आ रहे हैं। कहां से मदद मिली है, जरा समझाइए। इस बार जैसा आपने सही कहा है, 19% करीब हमारा वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। 10 बिलियन से करीब 12.2 बिलियन क्वार्टर में हुआ है। उसमें जो है हमें तीनों सेगमेंट में उसका हमने देखा कि शॉर्ट टर्म में भी करीब 18% इंक्रीज हुआ है, लॉन्ग टर्म में भी 21% का इंक्रीज हुआ है और मीडियम टर्म में भी करीब 11% का इंक्रीज हुआ है। और शॉर्ट टर्म में जो इंक्रीज हुआ है उसमें एक्सचेंजेस जो हैं, एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है उसमें करीब 38% प्लस का हमारा जो है इंक्रीज हुआ है।
सो ये हमने एक एनालिसिस करके बतलाया कि कैसे वॉल्यूम जो 19% का ओवरऑल ग्रोथ हुआ है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म तीनों में बढ़ोतरी हुई है हमारी। और हमारा मार्केट शेयर भी जो है वो करीब 30 मार्केट शेयर भी जो है वो भी बढ़ करके अब 38% हो गया है, सब जो जितने सब हम लोग ट्रेड करते हैं क्रॉस बॉर्डर को मिला करके। तो कुल मिलाकर बढ़िया तिमाही रही आपके लिए। ये बताइए, क्या रियलाइजेशंस में कोई विलंब हो रहा है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से अभी तक? किस तरह का विलंब देख रहे हैं वहां पर, और अगर वो सही ट्रैक पर है तो कितने ड्यूज मिल चुके हैं? देखिए, जैसा आपने सही क्वेश्चन पूछा, भारत सरकार ने उदय का स्कीम तो लगाया ही है और उसका रिजल्ट जो है, क्योंकि उसमें 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल जो है, क्योंकि उनको बहुत सी चीजें करेक्शंस करनी है, समय लगेगा। लेकिन जैसा पीटीसी 2003-04 से जब बिजली बेच रहे हैं, हमारा ज्यादातर पैसा जो है 75 से 80% पैसा जो है समय पे हमेशा आता रहा था और आज भी आता रहता है। 15-20% पैसे में जो है डिलेज होते हैं, लेकिन वो डिलेज जो होते हैं उसमें बाद में हमें सरचार्ज और रिबेट दोनों का कलेक्शन जो है बाद में आकर के तो हमें कंपनसेट कर देता है। केवल एक बार जो है बीच में 2010-11 में जब एक सिस्टमिक प्रॉब्लम हुई थी, उस समय आउटस्टैंडिंग जो है तमिलनाडु और यूपी के जो बहुत बढ़ गए थे, ऐसी कोई स्थिति आजकल के दिनों में नहीं है। और पूरे तमिलनाडु से भी हमारा कुछ बचा हुआ था, तो अब जो है हमारा उनके नील आउटस्टैंडिंग हो गया है। आगे के कुछ प्लान से बताएंगे मिस्टर अमिताभ, किस तरह के एक्सपेंशन प्लान पर आपकी नजर है? इन्वेस्टमेंट प्लान्स पर नजर डालना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी। जी, इन्वेस्टमेंट से पहले मैं जो हम बतलाना चाहेंगे कि कुछ अच्छी चीजें और हुई हैं। बांग्लादेश को हम लोग 250 मेगावाट जो मीडियम टर्म में सप्लाई कर रहे थे, उसका अंत जो है जुलाई में हो रहा था, तो अभी जो है बांग्लादेश ने हम लोगों को 6 महीने का उसमें और भी बढ़ा दिया है। उसके अलावा एक 40 मेगावाट का मीडियम टर्म का एक और हमने पावर सेल एग्रीमेंट एक्सपोर्ट के लिए साइन किया है, और ये एक्सपोर्ट जो है अक्टूबर से जो है इसी साल अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। उसके अलावा लॉन्ग टर्म में जो हमारी स्टोरी चल रही थी, उसी में करीब 800 मेगावाट जो है, 750-800 मेगावाट की बढ़ोतरी जो है इस साल में लास्ट क्वार्टर तक में जो है, वो भी एक शुरुआत लॉन्ग टर्म में हो जानी चाहिए। लॉन्ग टर्म में फायदा क्या होता है कि रिलायेशन, मार्जिन रिलायेशन जो है बेहतर होता है। और अगले साल जो है एक तीस्ता ऊर्जा, जो कि बहुत एक बड़ा हाइड्रो का सिक्किम सरकार का 1200 मेगावाट का पावर प्लांट जो बन रहा था, उसमें 3-4 साल की डिले हो रही थी, तो वो मुझे लग रही है कि मार्च-अप्रैल तक अगले कैलेंडर ईयर में वो भी कमीशन हो जाएगा, तो उससे हमारा फिर फर्दर वॉल्यूम में बूस्ट होगा। इन्वेस्टमेंट में जो आपने पूछा है, हमसे बात करने के लिए यहाँ पर दीपक जी, आज हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी थी, तो पर शुक्रिया, आपने अपने फ्यूचर के प्लान्स बताए, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर जिक्र किया है, और अगले क्वार्टर में फिर रहेगी नजर आपके नंबर्स पर। और पीटीसी इंडिया आपकी स्क्रीन पर शानदार बढ़त आज देखने को मिल रही है, 2% का अप मूव दिखा रहा है पीटीसी यहाँ पर, और इसका मैनेजमेंट हमारे साथ है, जिस तरह की प्लानिंग डिस्कस कर रहे हैं उसमें वॉल्यूम और मार्जिन में और बढ़त की उम्मीद अगले क्वार्टर में। अब तैयार हो जाइए, अगले 5 मिनट हम आपके स्टॉक्स लाएंगे स्क्रीन पर। पूछेंगे प्रकाश गाबा से उनकी फटाफट राय स्टॉक्स फटाफट में। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। पहला सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ मैंगलोर से गणेश का। शक्ति शुगर है इनके पास, 500 शेयर, 40 की खरीद। 40 की खरीद है, तो मेरे ख्याल से इतने गिरने के बाद अब तो होल्ड करना चाहिए। अब स्टॉप लगाना चाहिए तो हो सकता है 36 का स्टॉप लगाइए या 35 का होल्ड कीजिए। अपर जिम अगर 45 चले जाता है तो वहां पर एग्जिट। कानपुर से अर्चना, जेट एयरवेज 200 शेयर, 567 की खरीद। मेरे ख्याल से अभी लगता है इतनी गिरावट के बाद शायद एक गिरावट थमे थोड़ी बहुत, तो 545 का स्टॉप लगाइए। अपर जिम से 585 चला जाता है तो वहां पर एग्जिट। चेन्नई से शक्ति, बीएफ यूटिलिटी 500 शेयर, 520 की खरीद। 520 की खरीदी है, होल्ड कीजिए विद स्टॉप बिलो 515। अगर अपमूव मिलता है तो 545 के आसपास निकल जा सकते हैं। भिवानी से ओम प्रकाश, रिलायंस कैपिटल 200 शेयर, 421 रुपए की खरीद। सर्टनली होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए 430 का। अपर रिजर्व में टारगेट 460 के नजर आते हैं। मुंबई से विजय, एमआरपीएल 1500 होल्ड करते हैं ये,
₹72 में खरीदारी की है। सबसे पहले स्टॉप लगाइए 75 का और होल्ड कीजिए। एक लेवल देता हूं 82, उस पर ध्यान दीजिए। 82 क्रॉस हो जाएगा तो हो सकता है 85, 87 भी आ सकता है। झारसुगुड़ा से रवि कुमार, आरवी डेनिम्स 1000 शेयर ₹82 की खरीद। बस स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन 70 की स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। टारगेट ऑन द अपसाइड वक्त लगेगा 90-95। राधा कृष्ण खन्ना कानपुर से जैन इरिगेशन होल्ड करते हैं। 300 शेयर हैं, ₹89, ₹69 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 70 का। स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, अपू करीब अराउंड 100 या 90, लेकिन उसे काफी वक्त लग सकता है। होल्ड। माफ कीजिएगा, मैंने 89 पर दिया, 69 की खरीद है। और अगला सवाल है अमरावती से विपिन का। एसआर शिपिंग 300 शेयर ₹35 की खरीद। मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, साइडवेज मूव है, इस स्टॉक से निकल जाना ही सही रहेगा। चंडीगढ़ से गुलशन जी का सवाल लेते हैं। अक्ष ऑप्टो फाइबर 350 शेयर ₹16.30 की खरीद। वेल स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन लोअर लेवल्स में थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है 13-14 के करीब, तो होल्ड कीजिए। अपर रीजन में 20 के करीब जब भी चांस मिले निकल जाइएगा। लेकिन ये अप साइडवेज में थर्डली बेरिश बायस, लेकिन अप मूव मिलेगा इसमें। पुणे से साजिद HDIL होल्ड करते हैं 1000 शेयर ₹70 की खरीद। HDIL स्टॉक काफी हद तक हरकत में है। सबसे पहले स्टॉप लगाइए 92 का, अगर ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट कर लीजिएगा, अदरवाइज होल्ड कीजिए। टारगेट 115, ज्यादा नहीं। बैंगलोर से शशि भूषण, बजाज हिंदुस्तान 500 शेयर ₹20 की खरीद। अब इसमें गिरावट आ चुकी है, लोअर लेवल से ज्यादा भी देख सकते हैं। कहते हैं कि शुगर सेक्टर एक अप ट्रेंड में है, साइक्लिकल मूव पॉजिटिव है, तो होल्ड कर सकते हैं फिलहाल अगर आप चाहें तो। मुंबई से आनंद मिर्जा इंटरनेशनल होल्ड करते हैं 2500 शेयर ₹90 की खरीद। 90 की खरीद है। यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, यहाँ पर एग्जिट की सलाह है, क्लियर कट। वीर से संदेश, साउथ इंडियन बैंक 250 शेयर ₹19.25 की। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 20 का, अगर ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट कर सकते हैं। अब पॉज मोड में अपर रीजन पे टारगेट कुछ 25 के हो सकते हैं, वहां पर एग्जिट साउथ इंडियन बैंक। अहमदाबाद से गोपाल, केशोराम इंडस्ट्री 150 शेयर ₹128 की खरीद। केशोराम इंडस्ट्रीज में चार्ट निकाल लेता हूं। चार्ट के हिसाब से लगता है पॉजिटिव। सीमेंट सेक्टर में काफी हद तक हरकत है, 120 का स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है। अपर रीजन में टारगेट 180 के नजर आते हैं। होल्ड। दिल्ली से राजीव, जिनस पावर है इनके पास 500 शेयर ₹43 की खरीद है। स्टॉप लगाइए सबसे पहले 43 का, अगर 43 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है। 55 में एक दूसरी जगह है एग्जिट करने की। सोलापुर से राज, टाटा स्टील 110 शेयर ₹380 की खरीद। होल्ड कीजिए, सर्टली स्टॉप लगाइए 316 का। होल्ड कीजिए फॉर अ टारगेट ऑफ 450। वक्त लगेगा लेकिन 450 आएगा लगता है। दिल्ली से सुमेश चंद्र, RCF 649 की खरीद। RCF 49 की खरीद है, तो मुझे लगता है RCF में स्ट्रक्चर के हिसाब से होल्ड कीजिए। अपर रीजन टारगेट 70 का नजर आता है। होल्ड। मुंबई से सागर, ग्लोबल स्पिरिट 1082 की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 70 का। अपर रीजन में टारगेट है कुछ 100-110। होल्ड कीजिए। और सब फटाफट में हमारे 5 मिनट यहीं खत्म होते हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने दर्शकों के सवालों को। साथ ही में प्रकाश गावा जी के ट्रेडिंग टिप्स भी आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं। तो वापस आइए एक छोटा सा ब्रेक लेकर। और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्योति लैब्स के उल्लास कामत, जॉइंट MD हैं ये ज्योति लैब्स में। मिस्टर उल्लास, स्वागत है आपका। अगर नंबर्स देखें तो अच्छी खासी बढ़त हमें प्रॉफिट में दिख रही है, नेट सेल्स में भी बढ़ोतरी दिख रही है इस क्वार्टर में। ऑपरेटिंग एबिटा भी ऊपर है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन मुझे ये समझाइए कि हम आपके हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड की सेल्स में एक डिक्लाइन देख रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह रही है? 11% से ज्यादा का डिक्लाइन यहाँ पर। थैंक यू। ये ओवरऑल हमारा ग्रोथ 10.2% है, आपने क्या बताया। और हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड समर, एक्सटेंडेड समर ऑल इंडिया पे ये बार था,
1.5 महीना समर ज्यादा चला है, उस हिसाब से हमारे लिए मॉस्किटो रेपेलेंट बिजनेस कैटेगरी डी ग्रोथ हुआ था 11% सबके लिए इंडस्ट्री सिनेरियो था, और हमारा भी सेल्स 11.3% कम हुआ है, और मार्केट शेयर हमने थोड़ा 1% ज्यादा मार्केट शेयर हमको मिला है, और अभी रेन फॉल वो नॉर्मल है, और जुलाई अगस्त में ऑलरेडी हमने वो पिकअप कर दिया। साल एंड तक हमारा हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड बिजनेस भी एटलीस्ट 12 to 15% ग्रोथ में आ जाएगा। आपका अच्छा खासा एक्सपोजर रूरल इंडिया में है, तो वहाँ किस तरह का आप डिमांड देख रहे हैं? अब खास तौर पे आपने मानसून का जिक्र किया जो अब नॉर्मल आ रहा है, तो ऐसे में रूरल इंडिया से किस तरह की उम्मीद है आपको? आज का दिन में जुलाई से जून एंड से जुलाई बहुत अच्छा रहा रूरल हमारे लिए, अगस्त भी अच्छा रहा, अभी तक अच्छा है, और रेनफॉल एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, अच्छा इंडिकेशन है, पॉजिटिव अप्रोच होता है, और स्टॉकिस्ट ज्यादा स्टॉक लेता है, और रिटेलर भी ज्यादा स्टॉक करता है, उम्मीद रख के कि रूरल से लोग आके लेंगे करके। आज का दिन में हमारा रूरल ऑफ टेक पहले 4% था, अभी 8% में जाया लास्ट 2 महीने में, और अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है आने वाला क्वार्टर्स में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मिस्टर कामत। उल्लास कामत ज्वाइंट एमडी ज्योति लैब्स के हमारे साथ थे। इसी के साथ वक्त हो गया है अब इंडियन ट्रेडिंग लीग के अपडेट का। इंडियन ट्रेडिंग लीग सीजन 2 के ट्रेडर्स लीग के डेली में रोहित गुप्ता है जो 101% का शानदार रिटर्न कमा रहे और नंबर 1 के पायदान पर बने हुए। कमोडिटी लीग में डेली के बोर्ड में सबसे आगे चल रहे हैं हेमंत कुमार, 112% का शानदार रिटर्न जो हेमंत को नंबर 1 के पायदान पर रख रहा है। विमेन वीकली के अपडेट में हमारे सामने है नाम विधि बेन पटेल का जो कि 169% का शानदार रिटर्न कमा रही हैं और विमेन लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर नंबर 1 के पायदान पर। और छात्रों में आगे छात्रों का भी एक जो लीग चल रहा है उसमें भी विधि बेन पटेल का ही नाम सबसे आगे चल रहा है, 169% का शानदार रिटर्न। तो 2 जगह पर विधि बेन नंबर 1 के पायदान को होल्ड करें, विमेन में वीकली में और साथ ही में स्टूडेंट्स में भी आगे चल रही हैं विधि बेन वीकली में। सीएनबीसी आवाज पर चल रहा है इंडियन ट्रेडिंग लीग का जोरदार मुकाबला। देश भर के ट्रेडर्स इक्विटी और कमोडिटी में कर रहे हैं शानदार कमाई। ट्रेडिंग के धुरंधरों ने 1 महीने में कैसे कमाया 7 गुना रिटर्न? क्या है उनकी कामयाब ट्रेडिंग का सीक्रेट फॉर्मूला? जानिए इंडियन ट्रेडिंग लीग के जुलाई महीने के विजेताओं से इस हफ्ते शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रकाश राबा आपको बताने वाले हैं वो ट्रेडिंग टिप्स जिससे आपको हो सकती है कमाई। बाजार हरे निशान पर है और ऐसे में प्रकाश गाबा जी आपसे समझना चाहूंगी बाजार के सच्चे मूड को देखते हुए आपकी राय कहाँ बन रही है? आपकी तरफ से 2 ट्रेडिंग टिप्स। मुझे LNT अच्छा लगता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अपमूव बाकी है और कह सकते हैं कि अपमूव जो शुरू हुआ है बेस बना हुआ है। यहाँ पर ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1545 के हैं और स्टॉप होना चाहिए 1480 का 1480। सेकेंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पर भी लगता है इतना गिरावट के बाद एक अपमूव शुरू हुआ है, शॉर्ट कवरिंग का मूव है लग रहा है ये। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 2350 और स्टॉप होना चाहिए 2250 का। ओके, तो 2 टिप्स प्रकाश जी की। यूनाइटेड स्पिरिट्स लक्ष्य देख रहे हैं 2350 का, स्टॉप लॉस लगाइए 2250 पर और खरीदिए यूनाइटेड स्पिरिट्स। और दूसरी खरीद की सलाह प्रकाश जी की तरफ से LNT पर लक्ष्य 1545 का, स्टॉप लॉस 1480 पर। तो LNT और यूनाइटेड स्पिरिट्स प्रकाश जी की पसंद। शुक्रिया प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और आज के शो में मेरे साथ भी इतना ही। मुझे यहीं इजाजत दीजिए, नमस्कार। आगे कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ।